हाय एफ वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा जिससे ये एफ पसंद नहीं आ रहा है वो बिना किसी हेट्रेट कमेंट के इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकता है। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जेओ जुन और जैन चेंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे थे, बहुत क्यूट वे में लड़ रहे थे। लेकिन अब लड़ते लड़ते वो दोनों ही थक चुके थे और आराम से एक जगह पे बैठ चुके थे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन लोगों ने नोटिस किया कि विंग और वांग जी दोनों में से कोई भी अभी तक वापस नहीं आया है। तो तभी जैन चेंग सिचैन से बोलता है कि क्या हमें वहाँ मतलब उनके पीछे जाके देखना नहीं चाहिए। सिचैन तो चाहते थे कि उसे वहीं पे रोक ले, क्योंकि अगर वो एक बार इस घर से बाहर गया और वो वांग जी और विंग के आसपास भी पहुंच गया तो फिर से वो विंग और वांग जी के बीच में सब कुछ गड़बड़ कर देगा। अगर उसके भाई ने कुछ थोड़ा बहुत सुधारा भी होगा तो वो उसको अच्छे से बिगाड़ देगा। भले ही वो अभी तक नहीं जानते थे कि उसके भाई ने उन्हें यानी कि विंग को ढूंढा भी होगा या नहीं, लेकिन फिर भी अगर बाय एनी चांस उसने ढूंढ लिया होगा और थोड़ा बहुत बातें संभल भी गई होंगी तो चैन चैंग के वहाँ से जाने की वजह से वो भी बिगड़ जाएंगी। वो चाहते तो थे कि जैन चैंग को रोक ले, लेकिन जैन चैंग को रोक पाना जेओजुन के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए वो कोशिश करते जा रहे थे, लेकिन जैन चैंग अब सुनने को तैयार नहीं थे। जब लास्टली जैन चैंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि जेओजुन उन्हें क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना यहीं पे रहो, और अगर एक और बार तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी तलवार अपने हाथ में ले ली और चुपचाप वहाँ से बाहर निकल चुका था। दूसरी तरफ लैन सिचैन थे जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद अब उनके हाथ से बात निकल चुकी थी, क्योंकि वो जो इस वक्त इस घर से बाहर निकला था वो कोई आम इंसान नहीं था, वो जैन चैंग था। और जैन चैंग किसी के काबू में इतनी आसानी से आ जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ हम थोड़ा स्टार्टिंग से देखते हैं, जब विंग वहाँ से निकल चुका था। विंग जब वहाँ से निकल चुका था तो 10-15 मिनट चलने के बाद ही उसको थोड़ा सा मतलब वीकनेस फील होने लगी थी, क्योंकि एक तो अपनी प्लानिंग के ऊपर काम करते करते वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। ऊपर से वो लैंड सेक्ट का पहला सन इन लॉ था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, और उसके ऊपर से उसने कुछ खाया भी नहीं था। और अब लान वांग जी ने उसकी स्पेशल एनर्जी भी लॉक कर दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब वीक फील करने लगा था। लेकिन फिर भी अपने ईगो को वो साइड में नहीं रखना चाह रहा था। वो चलते जा रहा था। चलते चलते वो बेचारा अचानक से देखता है कि उसके सामने एक डॉग आ चुका था, यानी कि एक कुत्ता आ चुका था। और उस कुत्ते के आने का उसको कोई भी मतलब आसपास से मतलब बिल्कुल भी आभास ही नहीं हुआ। वो डायरेक्टली उसके सामने जाके ही खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने देखा कि वो कुत्ता उसी को देखे जा रहा है, उस डॉग की नज़र एकटक विंग के ऊपर ही है, तो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाना चाहता था। लेकिन जैसे ही विंग ने थोड़ी सी आवाज़ अपने मुंह से निकाली थी तो कुत्ते ने भौंकना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उसने भौंकना स्टार्ट किया तो विंग ने अपना चिल्लाना बंद कर दिया। विंग इस वक्त चाहता था कि मतलब उस डॉग को वो कैसे भी वहाँ से भगा दे, बट अफसोस वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो कुत्तों से बहुत ज़्यादा डरा करता था। तभी इसको याद आता है कि वो तो एक कल्टीवेटर है, यहाँ से आसानी से उड़ के भाग सकता है। तो उसने जैसे ही अपनी बीचिन को ऊपर की तरफ किया तो उसे फिर से याद आया कि उसके पास तो अभी स्पेशल पावर्स भी नहीं है, जिसकी वजह से वो उड़ भी नहीं सकता है और अपने तलवार का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लास्टली उसके पास थी उसकी चैन चिंग, जो कि उसकी वेस्ट पे बधी हुई थी, मतलब टंगी हुई थी। तो वो सोचता है क्यों ना अपनी फ्लूट की हेल्प से मैं एक ऐसी धुन बजाऊं जिससे ये कुत्ता मंत्र मुग्ध हो जाए और आसानी से मतलब या फिर यहाँ से भाग जाए या फिर मेरे कंट्रोल में आ जाए। क्या पता मेरी वो धुन इस कुत्ते पे हेलुसिनेशन की तरह यूज़ हो, मतलब हेलुसिनेशन की तरह ही काम करे। तो वो सोचने लगा है क्यों ना ये आइडिया सबसे बेस्ट है। इसलिए उसने अपने फ्लूट को अपने वेस्ट से बाहर निकाला और अब उसको धीरे धीरे बजाना स्टार्ट किया। लेकिन इस वक्त विंग इतना डरा हुआ था, इतना सहमा हुआ था, क्योंकि कुत्ता उसके सामने था। और कुत्ते दुनिया में शायद किसी और चीज़ को देख के डरे ना डरे, लेकिन विंग डॉग्स को देख के बहुत ज़्यादा डरा करता था, बहुत ज़्यादा डरा करता था। और इसीलिए उसकी फैमिली, उसका हस्बैंड, उसकी इन लॉज, हर कोई मतलब ध्यान दिया करते थे कि विंग के आसपास कभी कुत्ते ना आए। हर कोई इस बात का ध्यान दिया करता था। लेकिन आज पता नहीं ये किस कौन सी किस्मत लेके न जाने विंग आज घर से निकला था, या घर से उसे उठा लिया गया था कि उसके पास तो अब
एक से एक मतलब चीज़ें हुई जा रही थी। और आज तो डॉग भी उसको मिल चुका था, जिसको देख के विंग की खतरनाक तरीके से फटी पड़ी थी। विंग बेचारा अपने फ्लूट को अपने होठों से लगा के बजाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे जो धुन उसके फ्लूट से निकल रही थी ना, मानो कुत्ता भी भौंक भौंक के अभी ये बोलने लगा था कि यार इसको बंद कर, मेरे कान कमज़ोर हो रहे हैं, मेरे कान फटने को तैयार है। लेकिन विंग तो बेचारा अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस था, उसे लग रहा था कि नहीं, वो जो बजा रहा है सही बजा रहा है। कुत्ता शायद इसलिए भौंक रहा है, शायद वो भी उसका मतलब साथ देना चाह रहा हो। इस धुन को सुन के वो भी एक्साइटेड हो गया हो, इसलिए वो थोड़ी देर भौंकेगा और फिर शांत हो जाएगा। जब इस धुन को वो समझ जाएगा तो वो शांत हो जाएगा। विंग अपनी धुन बजाने में ही लगा हुआ था। दूसरी तरफ जो सामने डॉग बैठा हुआ था, उसका तो दिमाग खराब हो रहा था कि भैया ये क्या सुन रहा हूँ मैंने मतलब वो भी सोच रहा होगा यार कि कसम से ऐसा म्यूजिक मैं पहली बार सुन रहा हूँ। विंग अपने ही सुरों में लगा हुआ था, डॉग अपने ही भौंकने में लगा हुआ था। अब डॉग की जो सहन करने की क्षमता थी ना, वो ख़त्म हो गई थी और अब वो विंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। विंग धीरे धीरे अब पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। वो सोचता है कि क्यों ना यहाँ से भाग जाए, लेकिन जैसे ही उसने 2-4 कदम तेज़ी के साथ पीछे को लिए थे तो कुत्ते ने अपनी रफ्तार थोड़ा बढ़ा दी थी, जिसको देख के विंग अच्छे से समझ चुका था कि अगर यहाँ से वो भागा मतलब कुत्ता उसके पीछे ही भाग के आएगा। और इस वक्त उसके और डॉग का जो कंपटीशन होगा, ऑफकोर्स सी बात है डॉग इसमें जीतेगा, क्योंकि विंग इतनी तेज़ी के साथ तो अभी नहीं दौड़ सकता है। इसलिए उसने अपने दौड़ने वाले इस आइडिया को यहीं पे छोड़ दिया था। लेकिन वो इंसान बहुत बुरी तरीके से अब पूरी तरीके से सेट ही हो चुका था, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था कि न जाने अगले पल उसके साथ क्या हो जाए। ये डॉग कहीं उस पर अटैक कर देगा, बुरी तरीके से उसको काट देगा, उसके मतलब मांस को नोच देगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। उसकी ये सारी दिमाग में जो बातें चल रही थी, उसी के साथ उसकी नज़रें भी चारों तरफ घूम रही थी। और उसकी नज़रों में चीज़ जो आ रही थी ना, वो थे आसपास के पेड़। अब उसे लगा कि शायद इन पेड़ों में से एक में चढ़ जाना ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसने सबसे नज़दीक वाले पेड़ को चूज़ किया और डिसाइड किया कि वो इसी पेड़ पे चढ़ेगा। उसने उस पेड़ को आराम से देखना स्टार्ट किया कि क्या इस पेड़ पे चढ़ना इस वक्त पॉसिबल है या नहीं। उसने उस पेड़ की जड़ से लेके ऊपर की तरफ अपनी नज़रों को घुमाना शुरू किया तो उसने देखा कि पेड़ के आधे में यानी कि पेड़ के तन पे एक बहुत मोटा सांप लटक रहा था। हाय राम, विंग पे तो आज पहाड़ टूट पड़ा है दुखों का। ऐसा लग रहा है जैसे विंग आज मुसीबतों की नदी में ही बह रहा है और बहुत मज़ेदार तरीके से मुसीबतों में ही नहा रहा है। इससे भी बड़ी दुख की बात ये थी कि वो सांप सिर्फ उस पेड़ में ही लटका हुआ नहीं था, धीरे धीरे वो भी अब नीचे की तरफ आने लगा था। विंग जस्ट उस पेड़ के कुछ ही दूरी पे खड़ा था। अगर वो सांप पूरी तरीके से अगर ज़मीन पर आ जाए तो शायद सबसे पहले वो जिस इंसान से टकराएगा या जिस चीज़ से टकराएगा वो विंग ही होगा। विंग अपने आप को मतलब कंप्लीटली ये मान चुका था कि बस कुछ ही पल उसकी ज़िंदगी के बचे हैं और उसके बाद उसकी लाइफ एकदम ख़त्म है। उसकी लाइफ अब नहीं बच सकती, कुछ भी हो जाए नहीं बच सकती, क्योंकि अगर वो पीछे कदम लेता है तो कुत्ता उसकी तरफ बढ़ता है, अगर वो नहीं बढ़ता है तो सांप उसकी तरफ बढ़ता है। ये तो सिचुएशन वैसी थी, आगे कुआ तो पीछे खाई। वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। धीरे धीरे वो कोशिश फिर भी कर रहा था अपने पैरों को पीछे करने की, लेकिन जैसे ही वो एक कदम पीछे रखता था तो कुत्ता 4 कदम आगे आता था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं लान वांगजी को इतनी गालियाँ दे रहा था कि शायद दूसरी तरफ लान वांगजी बेचारा अभी तक अगर विंग के पास नहीं पहुंचा है तो शायद वो कहीं ना कहीं बैठ के ज़बरदस्त तरीके से खास रहा होगा, क्योंकि विंग यहाँ से गाली दे रहा है और उधर उससे खास उसको खराश तो हो ही रही होगी। ऐसा हमारे उत्तराखंड में बोला जाता है। आप लोगों के वहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता। बेचारा क्या कर सकता था, चुपचाप एकदम स्टैचू की तरह वहाँ पे खड़ा हो चुका था। लेकिन कुत्ता बेचारा देख देख के परेशान हो चुका था कि ये बंदा कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये डॉग भी आज विंग के साथ गेम प्ले कर रहा था। जैसे ही वो नोटिस करता है कि अब इस इंसान में कोई हरकत नहीं हो रही है तो वो एकदम उसके पास आके उसको स्मेल करने लगता है। उसके पैरों से, उसके लेग्स से, उसके नीज तक वो स्मेल करते करते पहुंच चुका था। दूसरी तरफ विंग था जिसके फेस पे उसके
मतलब स्वेट तो उसको ऑल ओवर बॉडी हो ही चुका था, लेकिन अब तो उसके फेस से वो स्वेट जो था ना, उसकी बूंदें, उसकी पसीने की बूंदें तक नीचे गिरने की तैयार थी। कुत्ता बेचारा और भी ज़्यादा महान। अब वो समझ चुका था कि विंग अपने आप को एकदम स्टैचू की तरह रखने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले कि वो अपने आप को मतलब इस लजीज खाने को खाने के लिए तैयार कर पाए। लकीली वहाँ पे कोई और आ चुका था और विंग को अपने साथ खींच के उसने ऊपर की तरफ कर लिया था, और साथ ही में अब वो दोनों ही एक साथ ऊपर फ्लाई करने लगे थे। कुछ दूर जाके ही वो दो लैंड भी कर चुके थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों लैंड करते हैं तो विंग अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा होता है, क्योंकि उसके सामने अब ना ही कोई सांप था, ना ही कोई डॉग था, और इंसान जो उसके इस वक्त सामने था ना, वो कोई और नहीं, लान वांगजी था, जिसका साथ होना ही विंग को बस ये महसूस करा देता था कि इससे ज़्यादा सेफ पर्सन मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता। जितना ये इंसान मुझे सेफ रख सकता है ना, शायद दुनिया में कोई और इंसान मुझे नहीं रख सकता। लेकिन तभी जब तक वो ये सारी रोमांटिक सी चीज़ें याद करता है, उसी के साथ उसको ये भी याद आती है कि इस मुसीबत में फंसने के लिए ज़िम्मेदार भी यही इंसान है। तो वो बहुत ही प्यार से लान वांगजी से बोलता है, लान जान प्लीज़ प्लीज़ मेरी स्पेशल एनर्जी अनलॉक करो ना। तुम्हें पता है मैंने उस वक्त अपने आप को ऊपर उड़ाने की कोशिश की थी, मैंने सोचा तलवार की मदद से मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन देखो ना मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। बाय एनी चांस कोई और मुसीबत मेरे सामने आ गई तो मैं उसका कैसे सामना करूँगा। विंग के मुंह से इतने स्वीट से वर्ड सुनने के बाद लान वांगजी कहाँ पीछे रह सकता था। वो बेचारे ने भी जल्दी से अपने फिंगर्स को विंग के चेस्ट के दोनों साइड प्रेस किया और उसके स्पेशल एनर्जी जो कि अभी तक उसने लॉक करके रखी थी उसको अनलॉक कर दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले ही पल लान वांगजी को खुद में ही तलवारों के वार होना महसूस हो चुके थे। वो आसानी से महसूस कर पा रहा था कि किसी के तलवारों के वार उसके ऊपर आ रहे थे, और वो बेचारा सिर्फ अभी उन्हें ब्लॉक ही कर पा रहा था, वो अपने एंड से अटैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सामने वाले पर्सन ने उस पर अटैक ही इतने सडनली किया था कि उसको बस अपने आप को डिफेंस करने का ही मौका मिल रहा था, उसको अटैक करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी मैनेज करते हुए लान वांगजी ने उस पर्सन को देखा तो वो कोई और नहीं, खुद विंग था। जैसे ही विंग की स्पेशल एनर्जी अनलॉक हुई थी, उसने अपनी सीवियन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और वो भी वांगजी के ऊपर ही, क्योंकि वो अभी भी बस यही सोच रहा था कि इसी की वजह से मैं मुसीबत में फंसा था। अगर ये मेरी स्पेशल एनर्जी को लॉक नहीं करता तो शायद मैं उस मुसीबत में फंसता ही नहीं, मैं वो ज़िंदगी और मौत के बीच में आता ही नहीं। क्या होता बाय एनी चांस उन दोनों में से किसी एक ने भी मुझे काट दिया होता तो क्या होता मेरा, मैं तो वहीं पे मर जाता, और इसके बाद ये इंसान तो जाके उस लड़की से ही शादी कर लेता। अपने मन में सोचते सोचते वो बहुत बुरी तरीके से लान वांगजी से लड़ भी रहा था। लान वांगजी भी अब धीरे धीरे फॉर्म में आने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता था यार कि जो भी उसने किया था वो इस वजह से नहीं किया था कि विंग मुसीबत में फंसे। उसने ये सोच के किया था कि विंग शांत रहे, आराम से उसकी बात सुने, लेकिन विंग तो विंग है, क्यों सुनेगा भाई किसी की सुनना तो उसके डिक्शनरी में आता ही नहीं है, तो वो क्यों आज सुनता किसी की। विंग वांगजी को बस अटैक कर रहा था, हालांकि उसने उस तरीके से अटैक नहीं किया था कि वो उसको हार्म कर दे, बस वो उसको दिखाना चाहता था कि तुम मेरे साथ दोबारा ऐसा नहीं करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। उन दोनों की लड़ाई इतनी ज़बरदस्त हो रही थी कि वो अब हवा में उड़ उड़ के लड़ाई कर रहे थे, और तब तक वहाँ पे जैन चैंग और लैन सिचेन भी पहुँच चुके थे। वैसे तो उन्होंने दूर से ही तलवारों की टकराने की आवाज़ सुन ली थी, जिसको सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि इस जंगल में कौन है जो लड़ाई कर रहा है। तो वो उन तलवारों के आवाज़ को ही, उस साउंड को ही पॉइंट करके, टारगेट करके उसी साइड जा रहे थे जिस साइड से वो आवाज़ आ रही थी। लेकिन जब तक उन्होंने उन आवाज़ों को पूरी तरीके से नोटिस किया या पूरी तरीके से देखा, तो उन्होंने पाया कि ये कोई और नहीं, लान वांगजी और विंग हैं। तो फाइनली जैन चैंग बड़ा खुश हुआ इस बात को देख के कि उसके भाई की जो स्पेशल एनर्जी लान वांगजी ने लॉक की थी वो अब अनलॉक हो गई है, और साथ ही में उसका भाई उस लॉक करने वाले पर्सन को बड़े मज़े से मज़ा भी चखा रहा है।
जैन चैंग सिचैन को चिढ़ाते हुए बोलता है, देखा देखा तुमने, मैंने कहा था ना, जैसे ही मेरे भाई की एनर्जी अनलॉक होगी वैसे ही वो तुम्हारे भाई को छोड़ेगा नहीं। आखिरकार तुम्हारे भाई ने गलती ही इतनी बड़ी की थी। एक तो वो खुद दूसरी शादी करने जा रहा था और उसके ऊपर से मेरे भाई को किडनैप करके यहाँ लेके आ गया, और ऊपर से वो मेरे ही भाई की स्पेशल एनर्जी लॉक करके उसको इस जंगल में अकेले छोड़ दिया। क्या बात है, अब अच्छा हुआ इस इंसान के साथ। मैं तो कहता हूँ मेरा भाई आज इसके एक हड्डी तो तोड़ ही दे, कम से कम इसको ये तो पता चले कि इसने पंगा किसके साथ लिया है। ऐसा कहते हुए वो लैन सिचैन को चिढ़ा रहा था। दूसरी तरफ लैन सिचैन थे जो इस बात से चिढ़ रहे थे कि लान वांगजी विंग के अटैक्स को बस ब्लॉक ही कर पा रहा है, वो उसको अटैक नहीं कर पा रहा है। और दूसरी तरफ अभी अभी उसने बोला कि तुम्हारा भाई दूसरी शादी करने जा रहा था, तो तभी लैन सिचैन उसको आंसर करते हुए बोलते हैं, एक मिनट, मैंने और मेरे भाई ने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि हम दोनों कोई शादी वादी करने वाले नहीं थे। ना ही वांगजी मियान मियान से शादी करने वाला था और ना ही मैं यांगली से शादी करने वाला था। तो प्लीज़ ये सब कुछ कहना बंद कर दो। अगर हम लोगों को शादी ही करनी होती तो हम वहाँ से भागते ही क्यों। लैन सिचैन की इस बात से पता नहीं क्यों लेकिन जैन चैन को एक रिलीफ सा फील हो रहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता था। इस सेंटेंस को जैसे ही उसने सुना ना, वो सेंटेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था उसके लिए। और वो एक स्वीट से लुक के साथ लैन सिचैन की तरफ देखता है और उससे पूछता है, क्या सच में आप शादी नहीं करने वाले थे। तो लैन सिचैन बोलता है, हाँ, मैं बिल्कुल भी यानली से शादी नहीं करना चाहता था। लगता है लैन सिचैन ने गलती कर दी। खैर, जैन चैंग थोड़ी देर के लिए तो मुस्कुरा रहा था कि लैन सिचैन ने ये बोला कि उसको शादी नहीं करनी थी, लेकिन अगले ही पल उसने जब ये याद किया कि उसने ये बोला कि उसे यानली से शादी नहीं करनी थी, तो वो एकदम उसके ऊपर भड़क ही गया। वो बोला, क्या कहा तुमने तुमने यानली से शादी नहीं करनी थी, यानी कि मेरी सिस्टर से शादी नहीं करनी थी। कहना क्या चाहते हो तुम, क्या कहना चाहते हो तुम कि तुम मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहते थे। मेरी बहन से? तुम्हें पता भी है मेरी बहन से शादी करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े बड़े राजकुमार आ जाएंगे, और तुम अपने आप को समझते क्या हो। क्या लगता है तुम्हें कि तुम उनसे शादी नहीं करोगे तो कोई भी शादी नहीं करेगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरी बहन तुमसे शादी नहीं करती। वो तो खुद हमारी फैमिली की वजह से तुमसे शादी कर रही थी, वरना तुमसे शादी करना मैं कभी अपनी बहन को अलाउ ही नहीं करता कि वो तुमसे शादी करे। और एग्जैक्टली मैं तो चाहता भी यही था कि तुम्हारे साथ मेरी बहन की शादी हो ही ना। मेरी बहन के साथ तो छोड़ो, मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया में किसी के भी साथ तुम्हारी शादी ना हो, तुम्हारी तो शादी ही ना हो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बहन तुम्हारे लायक नहीं है? एक्चुअल में तुम मेरी बहन के लायक नहीं हो, तुम दुनिया में किसी के भी लायक नहीं हो। लैन सिचैन अपने ही सेंटेंस पे पछताने लगे थे। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया, क्यों मैंने बोल दिया कि मैं यानली से शादी नहीं करना चाहता था। एक्चुअल में मुझे बोलना चाहिए था कि मैं यानली से नहीं तुमसे शादी करना चाहता था। लेकिन फिर वो थोड़ी देर के बाद जैसे ही उनके मन की ये आवाज़ उनके दिमाग तक पहुंची तो वो अपने आप में ही बोलने लगे थे कि ठीक किया उसने, जो एटलीस्ट उसने ये नहीं बोला कि उसने तुमसे शादी करनी थी, वरना ये इंसान तो अब तक मेरा गला काट चुका होता। एक तरफ लैन वांगजी और विंग दोनों की ही लड़ाई चल रही थी तलवार के बलबूते पे, तो दूसरी तरफ लैन सिचैन और जैन चैंग की लड़ाई चल रही थी अपने मुंह से शब्दों के बलबूते पे। जैन चैंग तो इतना ज़बरदस्त तरीके से सिचैन पे भड़का हुआ था कि क्या बताऊं। लेकिन सिचैन अब उससे समझाने की कोशिश कर रही थी कि जैन चैंग, मेरे ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजकुमारी यानली मेरे लायक नहीं है। इनफैक्ट वो तो दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ डिजर्व करती हैं। मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि वो जिन चीज़ें उनकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि उनसे भी बेहतर इंसान की लाइफ में आ सकता है। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस वक्त शादी नहीं करना चाहता था, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ शांत हो जाओ। लेकिन जैन चैंग शांत कहाँ होने वाला था। एक तरफ अपने भाई की लड़ाई देख देख के वैसे ही वो जोश में आ चुका था, दूसरी तरफ लैन सिचैन उसे परेशान कर रहा था, तो अब वो कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी अपनी तलवार निकाली और धड़ाधड़ लग गया वो भी लैन सिचैन के पीछे। और लैन सिचैन अब उसके वारों से बच पाएंगे या नहीं, ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।